एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसे 14 साल की कमसिन उम्र में ही एक ही वक्त पर कई सारे लड़कों के साथ मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इस नादान मोहब्बत का जो अंजाम होता है, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस दिल दहला देने वाली केस ने उस वक्त के पूरे हरियाणा को झंझोर कर रख दिया था। ये कहानी है एक नादान मोहब्बत की और उसके खौफनाक अंजाम की। इस खौफनाक केस के बारे में आगे इस वीडियो में हम जरूर जानेंगे। ये कहानी है इस राय थाने के एक गांव की। जी हाँ, एक गांव में राय थाना लगता है। गांव का नाम आगे आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। तो इस कहानी को जानने से पहले आपको चलना होगा लगभग 4 साल पहले मध्य प्रदेश में एक गांव लगता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम होता है गंगाराम। ये कहानी इसी गंगाराम की है और उसके परिवार की। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की महिला से होती है। शोभा की पहले शादी हो चुकी थी। उस शादी से शोभा की एक बेटी थी। पहला पति मर जाता है, उसके बाद फिर उसकी शादी गंगाराम से होती है। अब गंगाराम से जब शादी हुई तो फिर शोभा अपनी उस बेटी को लेकर गंगाराम के पास आ जाती है। गंगाराम के पास आने के बाद गंगाराम और शोभा के भी 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है और एक बेटा। बेटी का नाम होता है आस्था, लगभग 4 साल की होती है, और बेटा जिसका नाम होता है ऋतिक। परिवार इतना बड़ा होता है, 2 बेटियां और एक बेटा। तो फिर गंगाराम और शोभा को लगा कि इस टीकाराम में ना अपने हिसाब से रोजगार है और ना ही अपने हिसाब से चीजें। फिर यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं, तो हम लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ काम धंधा भी किया जा सके। तो फिर गंगाराम और शोभा अपने उस टीकमगढ़ को छोड़ते हैं और दूसरे राज्य की ओर चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं हरियाणा। हरियाणा में ये जगह होती है सोनीपत, और इसी सोनीपत में थाना लगता है राय थाना। यहीं के गांव में गंगाराम और उनके दोनों बच्चे आस्था और बेटा ऋतिक, ये चारों लोग रहने लगते हैं। जो बड़ी उनकी बेटी थी जिसका नाम था नीतू, जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल की थी, उसको गांव में ही उसी टीकाराम में छोड़ देते हैं। कहते हैं तुम यहीं दादा दादी के साथ रुक जाओ और उनकी सेवा करो। तुम थोड़ी सी बड़ी हो और समझदार हो तो तुम परिवार वालों के साथ रहो। इधर ये गंगाराम और शोभा गांव में रहने लगते हैं। साथ साथ वो काम वगैरह भी ढूंढने लग जाते हैं। गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लग जाता है और पत्नी शोभा को भी लगता है कि घर में रहने का कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा है कि मैं भी अपने पति के साथ मजदूरी करने लग जाऊं। जहाँ राज मिस्त्री का काम करता है वहीं शोभा भी मजदूरी करने लग जाती है। परिवार की आज थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाती है। बच्चों का लालन पालन भी ठीक से होने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2021 में ये लोग यहाँ पर आए थे और अब 2023 आ जाता है। लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। अब ये लोग यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुके थे और अच्छा खासा घर भी चलने लगा था। यहाँ के आसपास के लोग भी इन्हें अच्छे लगने लगे थे और उनके बच्चों से भी मकान मालिक का अच्छा खासा लगाव हो गया था। यहाँ के लोग इन्हें ठीक ठाक और अच्छी छवि के रूप में दिखने लगे। अब क्योंकि 2023 आ गया था, उधर जो बेटी नीतू जिसे वहाँ ये लोग अकेले छोड़कर आए थे, अब शोभा को लगता था कि हमें अपनी बेटी को यहीं बुला लेना चाहिए। गंगाराम से कहती है कि हमें नीतू को यहाँ बुला लेना चाहिए, घर का कामकाज कर लेगी, मैं बाहर मजदूरी कर लूंगी। गंगाराम को भी लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो यहाँ रहेगी तो हमारी थोड़ी और मदद हो जाएगी। फरवरी महीने में जो नीतू है उसको गंगाराम और शोभा टीकाराम से यहाँ राय थाने में इस गांव में लेकर आ जाते हैं। अब टीकाराम से वो यहाँ पर आती है। आने के बाद वो भी यहाँ पर रहने लगती है। क्योंकि बेटिया 14 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसका यहाँ पर भी स्कूल में नाम लिखवा दिया जाता है और वो सुबह का नाश्ता बनाने के बाद स्कूल चली जाती थी। अपने स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब दोपहर में छुट्टी हो जाती तो छुट्टी होने के बाद वो घर आती थी, फिर खाना ये सब चीज़ें देखती। अब सारे लोग अच्छे तरीके से जीने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब अप्रैल का महीना आ जाता है। अब अप्रैल के महीने में नीतू जो है वो क्लास 6 से क्लास 7 में चली जाती है, तो उसको कुछ किताबों की ज़रूरत होती है। 30 अप्रैल को अपने वो पिता से कहती है कि पापा मुझे कुछ किताबें चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ले आइए।
अब ये बात जैसे ही पिता सुनता है तो पिता कहता है कि तुम कहाँ जाओगी खरीदने, मैं खुद ही खरीद कर तुम्हें ला कर दे दूंगा, या फिर तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, तुम्हारी माँ तुम्हें किताबें ला कर दे देंगी। अब ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा अपने काम पर निकल जाते हैं। नीतू यहाँ पर अकेली थी। अब जहाँ पर गंगाराम और शोभा राजमिस्त्री का काम करने लग जाते हैं। राजमिस्त्री का काम करने के बाद शोभा अपने पति से कहती है, मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका, मुझे पैसे दे दो, मैं किताब खरीदूंगी। अब इधर गंगाराम भी अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन दोपहर तक आ जाना। जब शोभा घर पर आती है, आने के बाद फिर वो कमरे में देखती है दोनों बच्चे तो वहीं पर थे, लेकिन नीतू गायब है। इसके बाद फिर वो छत पर जाती है। छत पर जो कुछ वो देखती है, उसे देखने के बाद उसकी ना चाहते हुए भी चीखें निकल जाती हैं। जो भयानक दृश्य उसके सामने था, उसे कोई भी देखता तो शायद उसकी भी चीख निकल जाती। शोभा की चीखें सुनने के बाद मकान का मालिक, जो कि भगत सिंह है, वो फौरन छत पर आता है और वो छत पर जो देखता है, उसे देखने के बाद उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। आसपास पड़ोसी भी घर के अंदर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल घर में जो नीतू थी वो छत पर बेहोश पड़ी थी। अब सारे लोग फौरन उस लड़की को उठाते हैं। उठाने के बाद ही पास के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि जो नीतू है वो मर गई है। ये बात जैसे ही शोभा सुनती है तो शोभा वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसको तो जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि एक अच्छी भरी लड़की अचानक कैसे मर गई। इधर जो गंगाराम राजमिस्त्री का काम कर रहा था, वो भी भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही वो सब कुछ देखता है, उसे देखकर वो बदहवास हो जाता है। यहाँ पर शोभा और गंगाराम दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। इसी बीच कोई पुलिस को फोन कर देता है। अब जो राय थाना था, वहाँ के जो पुलिस वाले थे, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो डॉक्टर जवाब देते हैं, हमारे पास इस लड़की को लाया गया और ये बताया गया कि बेहोश होकर गिर गई है, लेकिन जब हमने चेक किया तो पता चला ये मर चुकी है। तभी पुलिस वाले लड़की के माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो माँ की ऐसी हालत थी कि वो कुछ बोल सके और ना ही पिता उस हाल में था कि कुछ बता सके। दोनों दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और आसपास के सारे लोग उन्हें समझा रहे थे, जैसे तैसे करके हिम्मत दे रहे थे, लेकिन जिसके घर की बिटिया गई हो वो क्या ही करे। अब पुलिस वाले भी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ तो आप हमें बताइए क्या हुआ है, या फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई का मतलब यही हुआ कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर किसी ने उसका कत्ल किया है तो हमें उसकी जानकारी दीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब पुलिस वाले ये बात बोलते हैं तो गंगाराम और शोभा ये बताते हैं कि हमें इस मामले की कोई कार्रवाई नहीं करवानी। जिसको जाना था वो जा चुका, बीमारी से या फिर किसी भी वजह से। हमें इसकी कोई कंप्लेंट नहीं करवानी। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की वजह से हम थाने में बार बार चक्कर लगाएं। इधर हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। अगर हम थाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे जो 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा, उनका पेट कैसे पलेगा। अब पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि चलो ठीक कह रहे हैं। पुलिस वाले गंगाराम से कहते हैं कि अगर आपको कोई कार्रवाई नहीं करवानी तो आप हमें लिखित में दे दीजिए कि हमें किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं करवानी और हमें लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना। गंगाराम और शोभा बकायदा लिखित रूप से देते हैं कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करवानी। तो हम इस मामले से संतुष्ट हैं और हमारी बिटिया, उसकी मौत हो चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। सारी चीजें हो गई थी, सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी थी। लाश को ले जाने की बारी आती है। अब लाश को अस्पताल वाले पैक कर रहे थे कि इसी पैकिंग के दौरान वहां पर जो डॉक्टर मौजूद था, उस डॉक्टर को लाश को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले इस लड़की का रेप भी हुआ है।
अब जैसे ही डॉक्टर को इस बात का अंदेशा हुआ, डॉक्टर ने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस भी ये बात समझ चुकी थी कि मामला जितना सिंपल दिख रहा है ना वो सिंपल है। डॉक्टर पुलिस वालों से कहता है कि ये मामला एक मर्डर का है और मुझे अपने से लग रहा है कि लड़की का रेप भी हुआ है, क्योंकि लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। इतनी ही देर में मीडिया वहां पहुंच जाती है। मीडिया बकायदा पूरी चीज़ को लाइव कवरेज देने लग जाती है। अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से बताए जाने लगती हैं। डॉक्टर को ये अंदेशा कि मामला रेप और मर्डर का है, ये बात मीडिया कर्मियों को पता चल जाती है और वो इस बात का बढ़ा चढ़ाकर बताने लग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि अगर हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे तो हमें भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पुलिस वाले कहते हैं कि परिवार वाले चाहे जितने भी लिखित में दें, जितना भी कार्रवाई से मना करें, लेकिन हम इस लाश को अपने कब्जे में लेना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं। 30 तारीख की रात को पोस्टमार्टम होता है। 1 या 2 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का तो नहीं लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है। अब ये मामला जैसे ही नेचुरल डेथ से करवट लेकर मर्डर तक पहुंच जाता है। जब परिवार वालों से पूछताछ की गई तो परिवार वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर कोई डाउट नहीं, ना ही हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। पुलिस वाले जब मकान मालिक से पूछताछ करते हैं तो मकान मालिक पूछताछ में बताता है कि इस घर के अंदर बाहर से कोई भी नहीं आया, हाँ बस घर वालों ने ही आना जाना किया है। अब क्योंकि मकान मालिक ने बयान दिया तो पुलिस वालों को भी पूरे तरीके से शक होने लगा। पुलिस वाले ये सोचते हैं कि अब परिवार वालों से हमें दूसरे तरीके से पूछताछ करनी होगी। पुलिस परिवार वालों से खासकर गंगाराम और शोभा से दूसरे तरीके से पूछताछ करती है। फिर ये लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और वो पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इतनी चौंकाने वाली है, इतनी हैरान कर देने वाली है, शायद ही आपने कभी सुनी होगी। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जो नीतू थी पिता की मौत के पहले ही हो गई थी और उसे शोभा और गंगाराम दादा दादी के पास टीकमगढ़ में ही छोड़ आए थे। टीकमगढ़ यानी मध्य प्रदेश में। जब नीतू क्लास 6ठी में थी तब उसे क्लास के एक लड़के से प्यार हो गया। यकीन मानिए तब उसकी उम्र 13 साल की थी और जो उसके सौतेले दादा दादी थे उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब आस पड़ोस के लोग उसके माँ बाप को ये आकर बताते हैं कि जो उनकी बेटी है वो आस पड़ोस के बहुत सारे लड़कों से बातचीत करती है और उनके साथ उसका संबंध भी है, तब उसकी माँ इन बातों पर यकीन नहीं करती। अब बात आती है 2023 में। नीतू को यहाँ सोनीपत में लाया गया। यहाँ भी नीतू अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखती है और छुप छुप के फोन पर बात करती रहती है। क्योंकि शोभा और गंगाराम दोनों दिन भर काम के लिए घर से बाहर रहते थे, इसलिए वो आराम से दिन भर लड़कों से बातचीत करती रहती। लेकिन अचानक से एक दिन नीतू की माँ देखती है कि वो किसी से फोन पर बात कर रही है और इसके पास एक मोबाइल भी है। अपनी माँ को अचानक सामने देखकर नीतू फौरन ही मोबाइल को छुपा देती है। शोभा को एक तरह से मानो झटका लग जाता है। उसकी बेटी महज 13 साल की 6ठी क्लास में पढ़ रही है, वो किसी लड़के से बात कर रही है। माँ अपनी बिटिया को बहुत मारती है, बहुत पीटती है। मारते पीटते हुए तरह तरह से समझाती है। कहती है, बेटा तुम्हारी उम्र ये करने की नहीं, तुम क्या कर रही हो। बस उससे अपनी कसम भी देती है। उसके बाद नीतू भी कहती है कि ठीक है माँ, मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन वक्त गुजरता है। थोड़े टाइम बाद फिर से शोभा देखती है कि नीतू किसी से बात कर रही है। इस बार कोई और लड़का है। वो उसे फिर मारती है और समझाती है, लेकिन ये घटनाएं बार बार होने लगती हैं। वो कई लड़कों से बात करती है, कभी वॉशरूम में छुपकर तो कभी छत पर जाकर, और मोबाइल भी ऐसी जगह छुपाती है। गंगाराम तो नहीं लेकिन शोभा ज़रूर मोबाइल को पकड़ लेती है और बार बार मोबाइल उससे छीन कर रख लेती है। लेकिन नीतू फिर भी कहीं से मोबाइल का जुगाड़ कर लेती है। परिवार वालों का मानना है कि करीब 1.5 महीने से लगभग 50 बार शोभा ने उसे ऐसे पकड़ा। 50 बार नीतू इसी तरह से कहती कि मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन करती रहती। अब शोभा को लगा कि अब मेरे बस में नहीं,
फिर शोभा ने इसके बारे में गंगाराम को बताया। अब गंगाराम जब ये बात सुनता है उसे भी गुस्सा उसके सातवें आसमान पर चला जाता है और वो उसको डांटता फटकारता है और कहता है ऐसे काम नहीं होने चाहिए। अब जैसे ही गंगाराम बोलता है तो फौरन नीतू पलटकर जवाब देती है और कहती है, तुम हो कौन मुझे ये बताने वाली? मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी, मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं उसके साथ रहूँगी। और तमाम तरह की जलील बातें बोलती है और जो उसने बोला था शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती। और ये चीज़ें लगातार होने लगती हैं। अब यहाँ भी पड़ोस के लड़के और स्कूल के लड़कों से बातें करने लगती है। परिवार वाले बार बार समझाते हैं, कई बार झगड़ा होता है, कई बार ये लोग मारते पीटते हैं और नीतू उस मार पीट और झगड़े की इस कदर आदी हो गई थी कि वो अपने परिवार वालों के सामने लड़कों से बात करती और ऐसी बातें करती कि शायद शोभा भी सुनती तो शर्मा जाती। अब ये चीज़ें लगातार चलती रहती और इस बीच एक तारीख आती है। तारीख थी 29 अप्रैल 2023 की, जो 29 अप्रैल 2023 के दिन रात में ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिर से वही मामला होता है, वही विवाद उठता है कि नीतू किसी लड़के से बात कर रही है। अब ये बात जैसे गंगाराम सुनता है तो खाते टाइम पूछता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, तुम इस चीज़ को कब बंद करोगी? पलटकर नीतू अपने पिता के मुंह पर जवाब देती है और कहती है, मैं इसे बंद नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। उसके बाद वो खाने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है, कमरा बंद कर देती है और परिवार वालों के आगे ही बात करने लग जाती है। अब गंगाराम और शोभा को लगा कि शायद मामला हाथ से निकल चुका है। फिर क्या था, उनको लगा कि अब ये जिंदा रहेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए वो कत्ल का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। और कत्ल के साथ इस बात का भी प्लान किया जाता है कि चाहे जो भी हो जाए, मर्डर कहीं से भी मर्डर ना लगे और कहीं से भी ऐसा ना लगे कि इस मामले में हमारा कोई हाथ है। 7 बजे सुबह जब लड़की कमरे में सो रही थी, ये दोनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। गंगाराम हाथ पकड़ता है, तभी लड़की की माँ यानी शोभा वो सीने पर बैठ जाती है और बड़ी बेरहमी से गला दबाकर नीतू का कत्ल कर देती है। वे कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छत पे ले जाकर छोड़ देते हैं और फिर ये दोनों इत्मीनान से नाश्ता करते हैं। उसी अंदाज में अपनी नौकरी और अपने काम पर जाते हैं। उस अंदाज में पड़ोसी और मकान मालिक उन्हें देखते रहते हैं। काम करने के बाद फिर उसी प्लान के तहत सबसे आगे जो वहाँ मकान मालिक और बाकी जो मजदूर थे, वहाँ पे शोभा बोलती है कि घर पे जाना है, नीतू को किताब दिलवानी है, ताकि सारे लोग अच्छे से सुने कि ये घर पर किताब दिलवाने के लिए जा रही है। उसके बाद वो घर पर आ जाती है और उसी तरीके से चीखने और चिल्लाने का नाटक करती है। उस तरीके से हॉस्पिटल में भी नाटक करती है। ये देखकर शायद पुलिस वाले एक बार मान भी जाते, लेकिन कोई इंसान इस तरह के नाटक कैसे कर सकता है। फिलहाल अभी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा। तो फिलहाल ये पूरी कहानी से आपको क्या लगता है? क्या इस मामले का किसी और तरीके से हल नहीं किया जा सकता था? लड़की नाबालिग थी, उसकी काउंसलिंग भी की जा सकती थी। क्या उसे मारना जरूरी था? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से क्या फैसला होना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।